जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम कहाँ तक पहुंच चुके थे। हिस्ट्री में हम मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे अशोक, उसके बारे में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। उसके बारे में, उसके अभिलेख के बारे में पढ़ चुके थे। कितने कितने अभिलेख हुए थे? 14, 7 और 3 ये अभिलेख थे। तो अब हम और जानते टोटल अभिलेख कितने हुए हैं और किस स्थान से कितने अभिलेख, कितने स्थान पे मिले अभिलेख। ओके, तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है अशोक, टॉपिक का नाम है अशोक। अशोक, इसका अशोक का कुल अभिलेख कितने थे? कुल अभिलेख हुए 182, 182 कुल अभिलेख है ना। और स्थान कौन सा था? किस स्थान, सॉरी, टोटल कितने स्थानों से मिले हैं? तो टोटल हमें कितने मिले? 47 स्थान, 47 जगह से हमें ऐसे इनके अभिलेख मिले हैं। तो कितनी संख्या बताते हैं? बताते संख्या 182 संख्या। हमने जो पिछली वीडियो में उसके शिलालेख के बारे में पढ़ा था। कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे। ओके, स्तंभ लेख कितने थे? स्तंभ थे 7। और गुहा लेख, जिसको गुफा लेख भी बोलते हैं, वो कितने थे? वो थे 3। तो अब हम इसके जो 14 शिलालेख थे ना, उन शिलालेखों में क्या क्या कहा गया है, तो अब उसके बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट शिलालेख वो सारे जानते हैं। तो पहला शिलालेख में क्या कहा गया है? पहला शिलालेख में बोला गया है पशु बलि की निंदा। पशु बलि जो है उसकी निंदा करी गई है, पशु बलि नहीं देनी है। अहिंसा का इसमें बोली गई है कि अहिंसा की निंदा करी गई है और अहिंसा नहीं करना है। समस्त प्रजा, और इसमें इसी पहले जो अभिलेख है उसमें अशोक ने कहा था कि समस्त प्रजा, जो भी प्रजा है, ये सारे मेरे पुत्र हैं, सारी प्रजा मेरी पुत्र है ना। तो इन्होंने कहा था सारी प्रजा मेरी पुत्र है। ओके, और दूसरे अभिलेख में क्या है? दूसरे अभिलेख में पशु चिकित्सा के बारे में बात करी गई। सोच सकते हो उस जमाने में कोई शासक पशु चिकित्सा की बात कर रहा है 298 BC में, सोच सकते हो आप। तो पशु चिकित्सा के बारे में बात करी गई है। ओके, पशु चिकित्सा और दक्षिण राजाओं का उल्लेख। जो दक्षिण के जो राजा थे ना, जैसे नीचे आएंगे ना, जो नीचे जाएंगे अगर श्रीलंका की तरफ, उससे फिर ऊपर जाते हैं, तो इस एरिया में कौन से शासक? दक्षिण के शासक। दक्षिण के कौन कौन से शासक थे? कौन से राजवंश? चेर, चोर, पांड्या या सातवाहन। चेर, चेर, पांड्या, और बोल सकते हैं और कौन से? श्रीलंकाई लोग भी बोल सकते हैं। और आप बात आती है चोर, चेर, पांड्या, हो गया कौन के? दक्षिण के शासक। ओके, अब जानते हैं अधिकारी। इसमें तीसरे में क्या कहा है? तीसरे शिलालेख में किसके बारे में बात करी गई है? तीसरा शिलालेख में अधिकारियों के बारे में बात करी गई है। अधिकारी कौन कौन से अधिकारी वहां पे रहे हैं? जैसे रज्जुक हो गया है ना, रज्जुक हो गया, युक्त हो गया, सतपुत्र हो गया, और ये सब वहां पे रहे हैं। कहाँ पे? श्रीलंका के एरिया में। तो रज्जुक का क्या काम होता था? जो रज्जुक होता था अधिकारी, उसका काम क्या होता था? रज्जुक जो अधिकारी होता है उसका काम होता था प्रदेशक। प्रदेशक मतलब जो भी प्रदेश में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, जो भी सारी चीजों की जानकारी, वो वर्ष में जो होता है पूरा राज्य उसका हो गया। तो राजा ने प्रदेशक बना रखे थे, बोल सके रज्जुक। रज्जुक, कुछ रज्जुक बना रखे थे। उन रज्जुकों से राजा ने कहा था कि, अशोक ने कहा कि तुम हर 5 वर्ष में मेरे पूरे राज्य का भ्रमण करोगे, भ्रमण करोगे और मुझे बताओगे पूरे राज्य में क्या स्थिति है, कैसी क्या स्थिति चल रही है राज्य में। तो इनका काम होता था 5 वर्षों के अंदर ये पूरे राज्य में भ्रमण करते थे। और भ्रमण करते थे तो जो भी ये लोग सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते थे, क्या कैसा राज्य का क्या स्थिति चल रही है, तो सारी स्थिति इकट्ठा करके ये लोग राजा अशोक को दिया करते थे कि सर महाराज ऐसी ऐसी स्थिति चल रही है, कहाँ पे बाढ़ की कमी है, कहाँ पे सूखा पड़ रहा है, कहाँ पे किस राज्य में या किस गांव में कमी, किस चीज की कमी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देते थे? इसको रज्जुक देते थे। ओके, ये तो बात होगी रज्जुक के बारे में। और आप बोल सकते चौथे चौथे अभिलेख में क्या कहा गया है? चौथे अभिलेख में क्या कहा गया है अशोक के अभिलेख में? चौथे अभिलेख में कहा गया है कि भोरी घोष प्रथा, जो भोरी घोष थी ना, भोरी घोष की नीति, जिसमें युद्ध नीति अपनाई जाती थी, तो वो भोरी घोष की नीति छोड़ के राजा अशोक ने धम्म की नीति अपनाई। धम्म, धम्म किस में आता है? धम्म आता है बौद्ध धर्म में। तो इन्होंने धम्म की नीति अपनाई। किसकी? भोरी घोष की नीति छोड़ के धम्म की नीति अपनाई। अब हम जानते हैं इसके बारे में और कौन कौन सी नीति थी। अभी तक हम 4 के बारे में पढ़ चुके हैं, और भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद और इसके आगे जानते हैं। अब जानते हैं पांचवें जो शिलालेख था, उस 5वें शिलालेख में क्या बात कही गई है? 5वें शिलालेख में धम्म की बात कही गई है। धम्म महामात्र। धम्म महामात्र कौन से होते थे? धम्म महामात्र वो होते थे जो धम्म प्रथा थी ना, उसको आगे बढ़ाते थे। जो धम्म प्रथा थी उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ महामात्रों की नियुक्ति की थी, जिसे कहा जाता है धम्म महामात्र। तो ये 5वें में बात कही गई है धम्म महामात्र की। किसमें? 5वें अभिलेख में। 6ठे अभिलेख में क्या कहा गया है? 6ठे अभिलेख में कहा गया है आत्मनियंत्रण, वो खुद के ऊपर नियंत्रण। इनका कहना था कि अगर राजा को किसी भी, सॉरी,
अगर प्रजा को किसी भी समय किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है ना, तो उसके अधिकारी आकर उसे किसी भी समय बता सकते हैं कि महाराज इस समय इस व्यक्ति को ये जरूरत है। तो इसके लिए कोई संकोच नहीं करना है आपको, कि आप किसी भी समय आके मुझे बता सकते हो। ये राजा ने अपने मंत्रियों और अपने जो अधिकारी थे उनको कह रखा था कि आपको किसी भी समय आ सकते हो आप मुझसे मिलने के लिए, अगर कोई जरूरी काम है तो। ओके, तो ये था आत्मनियंत्रण। धार्मिक समन्वय, धार्मिक समन्वय का मतलब था कि अशोक ज्यादातर सभी धर्मों को समान मानता था, वो किसी धर्म में भेदभाव नहीं करता था। तो इसको बोलते समन्वय, समान धर्म को मानना, है ना। तो और धम यात्रा, ये तो बात 7वीं में हो गई। 8वीं में क्या बात कही गई है? 8वीं में कही है धम यात्रा। अशोक जब अपनी मतलब बोल सके मृत्यु की ओर था, तो उसने धम यात्रा करी। तो धम यात्रा जब उसने करी तो वो कौन कौन से वर्ष करी? जैसे बोल सकते हो 259 बीसी, 259 बीसी में इसने, अब बोल सकते हैं अब शासक बनने के 10वें वर्ष, जब शासक बन गए उसके 10वें वर्ष इसने एक यात्रा करी। उसे क्या कहा गया? कहाँ पे करी? वो गई बोध गया में। बोध गया घूमने गया, ये सिर्फ घूमने गया था, कोई सरकारी कार्यकाज के लिए नहीं, कोई राजनीतिक कार्यकाज से नहीं, ओनली घूमने गया था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानता था। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी जगहों पर ये घूमने जाता था। तो और फिर एक 249 बीसी में, जस्ट उसके 10 वर्ष बाद, मतलब बोल सकते हैं गद्दी बैठने के 20 वर्ष बाद और बोध गया जाने के 10 वर्ष बाद, तो 20वें वर्ष, 20वें वर्ष ये कहा गया? 20वें वर्ष ये गया लुम्बिनी, लुम्बिनी में गया। लुम्बिनी में बौद्ध धर्म से संबंधित है, दोनों जगह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये दोनों ही जगह बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये दोनों ही जगह घूमने गया था, है ना। और 13 में क्या कहेगा? बाकी जो है ना इसके बीच के, जैसे 9, 10, 11 और 12, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने बताया कि कौन कौन से जरूरी है, जो जरूरी पेपरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर आते हैं 13वीं की बात। 13वीं में क्या कहा गया? 13वीं में कहा गया कलिंग युद्ध, जो मैं आपको बताया कलिंग युद्ध कैसे हुआ था, क्या हुआ था, है ना। तो जो 261 बीसी में हुआ था, तो ये कब हुआ था? 261 बीसी में कलिंग युद्ध के बारे में इसमें कहा गया, है ना। और 14वें में क्या कहा गया? 14वें में कहा गया सद्भाव, सद्भावना, मतलब एक निर्मम व्यक्ति, मतलब बिल्कुल सद्भाव से बात करने का तरीका, सब कुछ अच्छा था उसका, अपनी प्रजा के लिए अच्छे काम करना। तो ये सद्भाव था, सबके लिए एक समान व्यवहार करना, तो ये इसका सद्भाव था। तो ये व्यक्ति बड़ा ही बोल सकते हैं एक अच्छा व्यक्ति रहा है उस समय का। तो अशोक के स्तंभ इसने ही चालू करवाया, अशोक स्तंभ बनवाना वगैरह वगैरह, स्तंभ वगैरह। तो और जानते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीजें हैं, तो चलिए अब जानते हैं और इसके बारे में। बोल सकते हैं कि अभी इसके जो शिलालेख थे ना, अब शिलालेख के बारे में जानते हैं। सॉरी, शिलालेख के बारे में जान चुके, अब जानते हैं स्तंभ लेख के बारे में। स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेख हुए, 7 स्तंभ लेख कहाँ कहाँ पर कैसे है, तो चलिए। आइए अब जानते हैं इनके स्तंभ लेख के बारे में। स्तंभ लेख कौन कौन से स्तंभ लेख कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो पहले जानते दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली मेरठ, ये भी दिल्ली में स्थित है। और कौशाम्बी, तीसरे नंबर का कौशाम्बी स्थित कहाँ पे है? ये यूपी में, कौशाम्बी यूपी। चौथा लोरिया अरेज अराज, लोरिया अराज कहाँ पे है? बिहार। ओके। और लोरिया नंदमा नंदगांठ, नंदमा घाट, नंदमा घाट कहाँ पे? ये भी बिहार में है। और कौन सा है? और बिहार का एक और जानते हैं, बिहार का कौन सा है? रामपुरवा। रामपुरवा कहाँ का है? बिहार का 7वां रामपुरवा। और छठा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहाँ पे? अशोक स्तंभ के बारे में आप लोग बहुत लोग सुने होंगे कि अशोक स्तंभ ये है। तो अशोक स्तंभ स्थित कहाँ है? मैंने बता दिया अशोक स्तंभ है कहाँ पे। तो अशोक स्तंभ सारनाथ बिहार में है। ओके, अशोक स्तंभ कहाँ पे? सारनाथ, सॉरी बिहार बोल गया, अशोक स्तंभ सारनाथ में है ना। ओके, ये तो बात होगी अशोक स्तंभ, अशोक के स्तंभ लेख के बारे में। अब अशोक के और जो गुहा लेख थे, उन गुहा लेखों के बारे में जानते हैं कौन कौन से। ओके, आइए दोस्तों अब जानते हैं और इसके बारे में। अब वो जानते हैं इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण भी करवाया। जो अशोक थे उसने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। वो 4 गुफाएं कौन कौन सी थी? तो इन किस लिए करवाया था? किसके लिए? ये जो बौद्ध भिक्षुणी थे ना, उनके लिए इन 4 गुफाओं का निर्माण इन्होंने करवाया। बौद्ध भिक्षुणी जहाँ ठहर सके, रह सके, इनके लिए उन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। जैसे अजीबक और इनसे आगे वाले, इन सबके लिए उन्होंने करवाया। तो पहला कौन सा था? कर्ज। दूसरा चोपड़ा। तीसरा सुदामा। और अब जानते हैं और इसके यार बारे में आगे। वीडियो बंद हो गई थी यार, कॉल आ गई थी इस वजह से। तो आप जानते हैं आगे
जैसे हम बात कर चुके थे 4 गुफाओं के बारे में। 4 गुफाएं कौन सी थी? पहला था कर्ज, और दूसरा चोपड़ा, तो तीसरा सुदामा, और चौथा कौन सा? विष्णु झोपड़ी। ये 4 गुफाएं थी जो इन्होंने किसको दी थी? ये जो गुफाएं जो दी थी उन्होंने किसको? ये थी बौद्ध भिक्षु संघ को, बौद्ध भिक्षु जो थे उनके लिए समर्पित कर दी थी, उन लोगों को दी थी। ओके, तो अब बात आती है और आगे क्या है? और सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। कब बनवाया था? कहाँ पे बनवाया था? ये सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पे बनवाया? एमपी में, एमपी में बनवाया था। ओके, इसके उत्तराधिकारी, अशोक के जो उत्तराधिकारी रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं? अशोक के जैसे उत्तराधिकारी है कुणाल, कुणाल के बाद संप्रीति, संप्रीति के बाद सालिशुक, उसके बाद देव बर्मन, देव बर्मन के जो बाद लास्ट इसका जो उत्तराधिकारी रहेगा ना वो रहेगा बृहदत्त। बृहदत्त जो है वो लास्ट उत्तराधिकारी रहेगा इस शासन का, बोल सकते हैं इस वंश का, मौर्य वंश का, मौर्य वंश का मौर्य वंश का आखिरी उत्तराधिकारी रहेगा। कौन? वो रहेगा बृहदत्त। और क्या? सबसे बड़ा शिलालेख, सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो कौन सा है? सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां शिलालेख। सबसे बड़ा शिलालेख हुआ है 13वां शिलालेख। और सबसे छोटा शिलालेख है रुमनदोई। रुमनदोई जो है वो सबसे छोटा शिलालेख है। तो अभी हम अशोक के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी, जो भी इंपॉर्टेंट था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब हम करेंगे इससे आगे वाले चैप्टर को, जो रहेगा शिशुनाग वंश है। तो खैर शिशुनाग वंश मौर्य वंश से आगे बढ़ेगा और फिर हम उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, हम सारा इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आप लोगों से मुझे एक शिकायत है। वो शिकायत ये है कि आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, तभी आगे बढ़ेंगे और हम साथ में आगे बढ़ेंगे यार। लाइक करो, और लाइक करो, फॉलो करो, और फॉलो नहीं कह सकते, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।